माँ, मैं ऐसे किसी जाहिल गंवार लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। वह सारी ज़िंदगी देहात में रहकर पली बड़ी है, मेरे स्टैंडर्ड की कैसे हो सकती है। मैं शहर के हाई क्लास सोसाइटी में रहने वाला पढ़ा लिखा एक पुलिस ऑफिसर, मेरा एक अलग मकाम है, मेरा नाम है। उस कम अकल लड़की के साथ मैं कैसे सरवाइव करूँगा? वो मेरे लिए कितनी सही होगी? लोगों के सामने जब मैं उसके साथ बाहर निकलूँगा, किसी के सामने जाऊँगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे ये देखो, एक अफसर की पत्नी बिल्कुल गंवार है, उसे कोई और लड़की नहीं मिली इस पूरी दुनिया में। क्या वही एक लड़की रह गई है मेरी जीवन साथी बनने के लिए? गुस्से से भरा बोले जा रहा था। मैं अब क्या कहूँ बेटा, अब मुझे तो एहसास है तुम्हारी फीलिंग और रेपुटेशन की, लेकिन तुम्हारे पापा को ये बात कोई समझाएगा? उनके दिमाग पर तो बस अपने गांव के दोस्त की बेटी के लिए उनका प्यार जाग उठा है। वह तुम्हारे लिए अपनी दोस्त की बेटी सुषमा को पसंद करते हैं और मुझे वह लड़की जहर लगती है। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए अपने स्कूल फ्रेंड वंदना की बेटी ईसा परफेक्ट लगती है। शक्ति, तुम्हें ईसा कैसी लगती है? मैं ईसा से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? सीधे शब्दों में अपने जिगर के टुकड़े को वह अपनी बात समझा गई, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के रंग आ गए। आई नो मॉम, आप हमेशा बिना कहे मेरे पसंद नापसंद सब जान जाती हैं, लेकिन पापा क्या ईसा के लिए मान जाएंगे? इसी डर की वजह से वह थोड़ा गंभीरता से बोली, यही तो सारी मुसीबत है कि वह नहीं मानेंगे, और सारी फसाद की जड़ वह लड़की सुषमा है। अर्चना बड़े गुस्से से बोली, मॉम प्लीज आप ऐसे तो ना बोलिए। सुषमा एक सुलझी हुई, समझदार और भाई के हिसाब से वह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। बिना उसे देखे जाने आप लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना ली है। मैंने उससे बात की है, वो बहुत अच्छी है। अलका देवी पता नहीं कब वहाँ आई, उनकी बातें सुनती नाराजगी से बोली, तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रही हो? 2 घड़ी बातें करने से इंसान के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। जहाँ वो बचपन से रह रही है वहीं के लोगों जैसी होगी, इतना मुझे यकीन है। देहाती गंवार माहौल की पहचान। मेरे सामने उसकी बात भी मत करना, उससे शादी माई फुट। वह गुस्से से बोलता उठ खड़ा हो गया। अर्चना का रंग जैसे पीला सा पड़ गया था, वहीं अलका देवी के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट के रंग आ गए थे। एक सुकून उनके दिल में उतर गया। अफसोस है अर्चना तुम्हारी सोच पर। इतना बोलती गुस्से से अंदर चली गई। इधर पूरे बंगले में उस वक्त मजेदार नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। नौकरानी उस वक्त किचन में बिजी थे। गोविंद जी नाश्ते की टेबल पर बैठे कितनी आवाज उसे दे चुके थे, जो कमरे में आईने के सामने बैठी जल्दी जल्दी अपने बालों को संवार रही थी। सर पे दुपट्टा ओढ़ती वह जल्दी से हॉल की तरफ बढ़ी। गांव में बना ये बंगला बहुत खूबसूरत था। अंदर से उसे और ज्यादा डिजाइन किया गया था, जो कहीं से भी गांव के और घरों से मैच नहीं खाती थी। गोविंद साहब अपने मालिकाना कुर्सी पर बैठे थे, उनके बराबर में विशाल बैठा था, जबकि रागनी देवी नाश्ते के सारे सामान सेट करते नौकरानी को ऑर्डर दे रही थी। इधर सुषमा अपने कमरे से भागती हुई आई। पैरी पोना पापा जी, उनके सीने से जा लगी। वे थोड़े गुस्से में होकर बोले, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा इंतजार करते करते एक दिन मैं भगवान को ही ना प्यारा हो जाऊं। वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर प्यार करते बोले, आंटी जी देख रही है ना अपने भाई को, कैसे दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। मैं नाराज हो गई तो याद करेंगे, समझाइए अपने भाई को। सुषमा रागनी देवी की तरफ पलटकर बोली और मुंह बना गई, जबकि रागनी देवी भी गोविंद साहब की बात पर बुरा मानती उनसे नाराज होने लगी थी। विशाल और गोविंद साहब दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। चलिए मां, नाराज बाद में होना, पहले नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। विशाल भोली शक्ल बनाता रागनी देवी से बोला। इस पर सब मुस्कुराकर नाश्ता करने लगे। जल्दी बाहर आ जाओ गुड़िया, मैं तुम्हारी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। विशाल जल्दी से नाश्ता करता सुषमा को ये कहता बाहर चला गया। सुषमा भी उसके पीछे भागी थी, हर वक्त जल्दी में रहती थी। ये लड़की पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया। मजाल है जो वक्त की थोड़ी सी भी कदर कर ले। रागनी बड़ी अफसोस से बोली, बहुत ही काबिल है मेरी बिटिया। आप देखिए, गांव जैसी जगह पर रहकर भी इतनी मेहनत करना और फिर डॉक्टर बनना हर लड़की के बस की बात नहीं। उनके शब्दों में अपनी इकलौती संतान के लिए थोड़ा सा फिक्र जागा था। तुम ठीक कह रहे हो गोविंद साहब, लेकिन अब आगे क्या सोचा है उसके भविष्य के बारे में? रागनी देवी चाय पीती बोली थी। मतलब उन्होंने आईब्रो उठाकर देखा, मतलब वह जवान और काबिल हो चुकी हैं, उसकी शादी भी तो करनी है। इस तरह बोले जिस पर गोविंद साहब मुस्कुरा दिया। मैं आपसे उसके बारे में बात करने ही वाला था। मैंने सुषमा के लिए मेरे शहर के दोस्त के बेटे शक्ति की इच्छा रखता हूँ। वे कुछ सोचते हुए गंभीरता से बात किए, लेकिन गोविंद साहब, उनकी पत्नी अलका कभी नहीं मानेगी ये बात। जिस तरह उसने सालों सदियों से बच्चों को इस गांव से दूर रखा, वह किस तरह हमारी बच्ची को स्वीकार करेगी? उनके सास ससुर इस दुनिया में उसके लिए तड़पते रह गए।
वे कभी गांव की तरफ ना पलटी। वह तो पहले से बहुत मुंह चढ़ी है। मैं तो आकाश साहब की वजह से, जिसने हमसे कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, अपनी बेटी से भी हमें बात करवाते रहते हैं। लेकिन शक्ति, वह तो जवान बच्चा है। उसे 1-2 बार मिला हूँ और मिलने पर वे अंदाजा हुआ है कि वह हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता और ये सब उस अलका देवी का किया धरा है जो हमको पसंद नहीं करती। रागिनी देवी ने अपनी राय बताई तो ये सच था। यही सोच कर तो मैं चुप हो जाता हूँ। गोविंद साहब उदासी से बोले, अलका देवी ने कभी भी गांव की तरफ आने के लिए ना सोचा और वे अपने बच्चों को और खुद को इस गांव से दूर रखा और आकाश को लेकर शहर में जा बसी। बच्चों को भी कभी मिलने नहीं दिया, जबकि वे जानती थी उसके सास ससुर को उसकी कितनी जरूरत है। लेकिन नहीं, उसने बच्चों को दूर करते उनकी परवरिश में उसके नाना नानी की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है कि बच्चों ने कभी इस गांव के और इस गांव के लोगों का मुंह तक नहीं देखा। वे औरत कैसे सुषमा को स्वीकार करेगी जिसे कभी अपने ससुराल को स्वीकार नहीं किया। अगर जबरदस्ती की भी तो कहीं सुषमा को मुश्किल न आ जाए। रागिनी देवी ने सारी हकीकत खोल कर रख दी थी। उनके इस शक पर गोविंद साहब ने हाँ में सिर हिलाया था। इधर आकाश साहब, मैं अपनी सहेली को जुबान दे चुकी हूँ। अब मैं इस जुबान से मुकरना नहीं चाहती। क्या चाहते हैं? मेरी दोस्ती यारी में मेरी वैल्यू कम हो जाए, मेरी थूथू हो? मैं अपनी सहेली वंदना की बेटी ईसा का हाथ मांग चुकी हूँ और शक्ति भी यही चाहता है ऐसे ही इस घर की बहू बने। वह बड़ी घमंड से कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आकाश साहब काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे। जुबान देने से पहले तुमने मुझसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा? शक्ति मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी पर मेरा भी हक है और मैं कुछ और चाहता हूँ। आकाश साहब बड़ी गुस्से से बोले थे। मैं सुषमा को इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। उनकी ये बात सुनकर अलका देवी के तन बदन में आग भड़क उठी थी। आंखों में गुस्सा और नफरत दिखाई दिए थे आकाश साहब। लेकिन मैं और मेरा बेटा शक्ति ऐसा नहीं चाहते। शक्ति सुषमा को नहीं, ईसा को पसंद करता है और वही उसकी जिंदगी की जीवन साथी बनेगी। उनकी आवाज थोड़ी तेज हुई थी। चलो हम फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पर, फिलहाल आप आराम करो, वो गंभीरता से बोले। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर रूम से बाहर चले गए। ज्यादा काम करना उनके लिए अब मुश्किल लग रहा था। उनके 2 ही तो बच्चे थे, शक्ति, अर्चना, जिसे वो बहुत प्यार करते थे हर बाप की तरह। लेकिन उनके मन में अपने बेटे शक्ति के लिए कुछ और सोच रखा था। उनका बेटा उन्हें बहुत प्यारा था। सुषमा को भी वो बहुत पसंद करते थे, जो उनसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अपने दोस्त की उस संतान से उन्हें अजीब सा लगाव था, अपनापन था, क्योंकि उसको जिंदगी में बहुत से दुखों का सामना करना पड़ गया था। बचपन में उसकी माँ चल बसी थी, फिर गांव जैसी जगह में रहकर बाप की देखभाल करने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी करनी थी। उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी बिताई थी और अब उसकी जिंदगी की खुशियों के लिए शक्ति को सोचते। शक्ति एक पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान होने के साथ काबिल पुलिस ऑफिसर भी था, जिद्दी और बहुत गंभीरता मिजाज रखने वाला। अपने बाप का हर बात मानने के साथ साथ माँ का बेहद लाडला था। अर्चना अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, इसलिए घर पर ही रहा करती थी। उनके सास ससुर गांव में रहते थे। उनके फैमिली से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक दोस्त था गोविंद, उनसे उनको बड़ा लगाव था। गोविंद साहब की बेटी सुषमा और रागिनी देवी का मुंहबोला बेटा विशाल था। गांव में सारी जमीनों की देखभाल गोविंद साहब करते थे, जबकि उनका दोस्त आकाश बहुत पहले उस गांव को छोड़कर शहर आकर बस चुके थे। गोविंद साहब की पत्नी सुषमा की माँ जब सुषमा को 2 साल की थी, उनका देहांत हो गया था और उनकी बहन रागिनी देवी बहुत पहले विधवा हो गई थी। अपने गोद लिए बेटे के साथ हवेली आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बहुत आराम से सुषमा को अपनी ममता के साए में समेट लिया। वक्त तेजी से बीतने लगा था और बच्चे बड़े हो गए थे। हल्की हल्की शाम हो रही थी जब वो घर में आई थी। उसने आज फिर पापा और आंटी को शक्ति के बारे में बात करते सुना। पापा को अपने उस इकलौते दोस्त के बेटे से काफी उम्मीद थी, जिसे जिंदगी में शायद उसने एक बार देखा होगा, बस जब वो 13-14 साल की थी। जब भी वह उस लड़के की बात सुनती, उसका दिल उदासी के समंदर में डूबने लग जाता, क्योंकि वह लड़का था जिसके सिर्फ बातें करने से उसके दिल में अजीब से जज्बात जाग जाते थे, जिनका शायद ही उसे पता होगा। उस इंसान ने आज तक पलटकर कभी ये नहीं पूछा कि वह भी उसके भूले बिसरे कोई उसके इंतजार में बैठी थी। कमरे में आते ही कितनी देर ये सोचे जा रही थी बेवजह, फिर खुद ही ख्याल को झटकती अलमारी से अपने कपड़े निकालती। जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ी, तभी दरवाजे पर जोर से किसी की आने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बात है आंटी, आप? वो परेशानी से बात की। आंटी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सुषमा, जल्दी आओ बेटा, गोविंद साहब को अटैक हुआ है।
वो बहुत हड़बड़ी में कहती बाहर की तरफ भागी थी। डर दहशत क्या कुछ नहीं था उनके चेहरे पर। उस वक्त बंगले में कोई आदमी भी नहीं था। सुषमा तेजी से बाहर की तरफ भागी और ये बस वही जानती थी वह किस तरह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची थी। ठीक 1 घंटे के बाद वह अस्पताल के कॉरिडोर में सर हाथों में पकड़े बस चुप से आंसू बहाए जा रही थी। विशाल को फोन कर उसने वहीं अस्पताल में बुलवा लिया था। क्या हो रहा था, क्या करना था, उसे कुछ पता ही नहीं था। बस इतना जानती थी गोविंद साहब आईसीयू में भर्ती हैं। सारी भाग दौड़ विशाल कर रहा था। वह काबिल डॉक्टर थी, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपने बाप की हालत देखकर किसी डरे हुए बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। माँ तो बहुत पहले ही खो चुकी थी, अब वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। विशाल बेशक उसके बुआ का गोद लिया हुआ लड़का था, लेकिन दोनों के बीच सगे भाई बहन जैसा ही प्यार था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गोविंद साहब का पूरी दुनिया में एक दोस्त ही था जो उनके बुलाने पर दौड़ा चला आता था। आकाश साहब को फोन कर दिया गया था, लेकिन वे अभी पहुंचे नहीं थे। रागिनी देवी उसी के साथ बेंच पर बैठी उसे हौसला और हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। धीरे से उठती वह शीशे से उस पार गोविंद साहब की ऐसी हालत देख देख कर रो रही थी। कितना टाइम बीत गया, कितने घंटे बीते थे, उसे कुछ याद नहीं था। अंधेरा होते जा रहा था। वह गायब दिमाग से बैठी थी। जब उसे आकाश साहब तेज कदमों से अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए थे, उन्हें देखते हुए बेकाबू होकर खड़ी हो गई। रागिनी देवी विशाल डॉक्टर के पास गए हुए थे उनसे बात करने। सुषमा आकाश साहब के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। आकाश साहब नम आंखों से उसका सर थपक रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अब कैसा है मेरा दोस्त? कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने? आकाश साहब उससे अलग होते अब विशाल से पूछ रहे थे। सुषमा उनसे दूर हुई तो उनके बगल में खड़े उनके बेटे पर उसकी निगाह पड़ी थी तो वे दंग रह गई थी। ऐसे रिश्ते सच में पानी के बहाव की तरह होता है। वह भी अपने अंकल की मोहब्बत में खिंचा चला आया था। हर बार की तरह आंटी नहीं आई थी। शक्ति ने कोई बात नहीं की, न उनसे न उससे अपनी पहचान करवानी जरूरी समझी। बस एक नजर देखा, चुप से बैठ गया। अलका देवी नहीं आई। रागिनी देवी ने आकाश साहब से पूछा। असल में उसके मायके में कोई फंक्शन था, उसे अटेंड करना था, इसलिए आकाश साहब थोड़ा शर्मिंदा होते बोले, तुम्हारे दोस्त की जान से ज्यादा उसके लिए फंक्शन जरूरी है? अफसोस हुआ सुनकर, उसे ऐसे वक्त में यहाँ होना चाहिए था। रागिनी अफसोस से सर हिलाती कह रही थी। उनके साथ बैठी आंटी के ना आने का बहुत दुख हुआ था। उनकी आपस की बातें सुनकर दिल और भी वीरान हो गया था। सुबह के करीब गोविंद साहब खतरे से बाहर हो गए थे। हर तरफ रोशनी फैल गई थी। वह खुश थी, बेहद खुश। गोविंद साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी। वह कितनी ही देर रोती रही। आकाश साहब ने उसे और विशाल को घर भेज दिया। अस्पताल से थकी हुई थी। घर आते वह अपने कमरे में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का 1 बज रहा था। जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गई, जाकर अपनी आंटी और शहर से आए अंकल को घर भेज सके। विशाल उसके साथ ही था। गोविंद साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शहर से आए अंकल और आंटी, गोविंद साहब, यहाँ तक कि शक्ति भी वहाँ बिल्कुल चुप बैठे थे। शक्ति अभी तक वहीं था, वह गया नहीं था। उसे हैरानी हुई, कुछ ही घंटे में गोविंद साहब बूढ़े और कमजोर से लगने लगे थे। हार्ट अटैक क्यों हुआ था? जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। शायद वह किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन क्या? वह परेशानी क्या थी? उन सारी बातों को लेकर वे सोच रही थी और फिर हुआ जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शक्ति से शादी पल में उसकी जिंदगी बदली थी। शक्ति की गहरी चुप्पी, उन सब का यहाँ रुकना, पापा के चेहरे की खुशी, वह सब समझने लगी। उसके पापा उसे लेकर परेशान थे। इस सोच ने जैसे उसके दिल पर पत्थर रख दिए। वह रोना चाहती थी, यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। वह देखते देखते झटपट हॉस्पिटल के बाहर कोर्ट में उसकी शादी शक्ति से कर दी गई थी। वह एक पल में सुषमा कुमारी से श्रीमती सुषमा किसी की पत्नी बन गई थी। वह अपने पापा से मिलने कमरे में आई तो शक्ति उसे अभी भी वैसे ही घूर रहा था जैसे ये सब उसे जबरदस्ती करवाया गया हो। यहाँ तक अंकल जी और आंटी, विशाल और गोविंद साहब के चेहरे से खुशी फूट रही थी। अपने पापा से मिलती वो विशाल के साथ वापस बंगले में आने के लिए गाड़ी में आकर बैठी थी। शक्ति इस रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सुना है। वह अपनी मम्मी के सहेली की बेटी को पसंद करता था, शायद इसलिए उससे पूछा नहीं। विशाल खुद से उसे बताने लगा। उसकी आखिरी बात पर सुषमा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर गहरी सांस लेती चुप से बाहर खिड़की से झांकने लगी। ऐसा क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? विशाल फिक्र से पूछने लगा। आपको क्या लगता है? कई आंसू अपने अंदर उतारती वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में किसी और की जगह उसे शामिल कर दिया गया था। वह खुश कैसे हो सकती थी भला?
बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उल्टा विशाल से सवाल कर गई। देखो सुषमा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूँ। जैसे तुम पहले भी बातें शेयर किया करती थी और अब भी तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सब कुछ बता सकती हो, वह सच कह रहा था। सुषमा को तसल्ली हुई। उसने मुस्कुराकर विशाल की तरफ देखा। भाई, शक्ति के दिल में हमेशा इस गांव के लिए और हमारे लिए नफरत ही पैदा की है आंटी ने। वह अभी भी हमसे नफरत करता है और तुम देखना, वह हमेशा मुझसे नफरत ही करेगा। ये रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। सब्र करने के बावजूद उसने आंसू बहा दिए थे। सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो गोविंद अंकल की तबीयत का सुनकर वे अस्पताल में शहर से इतनी जल्दी न आ जाते। विशाल ने बड़ी बारीकी से बताया। आंटी कभी मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेगी। वह ये रिश्ता जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगी। और प्लीज अब ये मत कह देना कि शक्ति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। वे अब घर पहुंच चुके थे। तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन अब और ज्यादा शक्ति तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि आकाश अंकल अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए अपने गांव आ रहे हैं। वह एक एक शब्द पर जोर देता बोला। उसकी बात सुनती सुषमा हैरानी से उसे देखने लगी। और रही बात शक्ति की, तो तुम उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दोगी, क्योंकि तुम एक बहादुर लड़की हो। इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। विशाल को इतना भरोसा था उस पर जितना उसे खुद पर भी नहीं था। एक छोटी सी उम्मीद कहीं उसके दिल में जाग गई थी। कुछ दिनों में गोविंद साहब भी अस्पताल से घर आ गए थे। और हम सब हैं तुम्हारे साथ। इस जंग में तुम्हारा मैं पूरा साथ दूंगा। वह सारी सोचों को झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक आफत थी जो अलका देवी पर रात को आकाश और शक्ति के घर आने के बाद उन पर टूटने वाली थी, और वे था शक्ति और सुषमा की शादी, जो उनके मना करने के बाद भी सुषमा से कर दिया गया था, जिसे वह सख्त नफरत करती थी। वो पूरे घर में गुस्से से चक्कर काट रही थी, जबकि शक्ति और आकाश साहब बिल्कुल तसल्ली में दिखाई दे रहे थे। अर्चना दिल ही दिल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसके प्यारे भाई का उस ईसा नाम की बला से जान छूट गई थी। आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे मेरे ना रहते हुए कर लिया। आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि आपकी धर्मपत्नी अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी राय लेनी भी जरूरी नहीं समझी, और जो दिल में आया कर लिया। वे बहुत गुस्से से हाथ पैर पटक कर बोल रही थी। आवाज उस फ्लैट से बाहर जा रही थी। आकाश साहब ने एक नजर उन्हें देखा, फिर लेट गए। आप अच्छे से जानते थे मैं अपनी सहेली की लड़की से शक्ति की शादी पक्की कर चुकी थी, फिर भी आपने इस अनपढ़ गंवार बेवकूफ लड़की से मेरे बेटे की शादी कर दी। मैं और शक्ति, हम दोनों उस लड़की को पसंद नहीं करते। वह गुस्से और नफरत में डूबे हुए शब्दों में कह रही थी। वह उस वक्त सब कुछ भूल गई थी। पति का लिहाज करना, उनकी इज्जत करना उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। सिर्फ अपनी सहेली से किया हुआ वादा याद रह गया था। और मैंने भी तो कहा था कि मैं सुषमा बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे वह शक्ति की दुल्हन के रूप में पसंद है और कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। आकाश साहब बहुत गुस्से से बोले। उनके शब्द अलका देवी को जैसे तलवार जैसे लगी थी। वह एक गंवार लड़की है, मैं उसे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अलका देवी ने बहुत ही बदतमीजी से चिल्लाकर कहा था, बस बहुत हुआ, अब चुप। तुमने बहुत अपनी मर्जी कर ली, जो दिल आया वो किया। मेरी बेटी अर्चना का रिश्ता भी अपनी मर्जी से जोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे मेरे अपने ही गांव से, अपने परिवार से दूर रखा। मेरे बच्चों तक के दिल में तुमने उस गांव और गांव के लोगों के लिए नफरत पैदा कर दी। वह उनसे मिलते तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करते। तुमने उनके दिल में सिर्फ अपने मायके की मोहब्बत डाली है। मैं फिर भी चुप रहा, कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज अगर मैंने अपनी खुशी के लिए ये फैसला किया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई क्यों? आकाश साहब ये सारी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, तभी वो भी चिल्लाते हुए उठे थे। अलका देवी बिल्कुल सहम कर डर गई थी। अपने पति के गुस्से से भरा ये रूप आज उन्होंने पहली बार देखा था। मैंने फैसला कर लिया है, हम सब उस गांव में जाकर ही बसेंगे। उस गांव में मेरा सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आकाश साहब ने दो टूक अंदाज में कहा। लेकिन आपकी जॉब का क्या होगा? वे अपने बेटे शक्ति की जॉब भी उसी गांव के पुलिस स्टेशन में ही करवा दिया है। वे अपनी जुबान सूखे होठों पर फेरते बड़ी मुश्किल से कह पाए थे, मैंने अपने शहर के जॉब से रिजाइन कर दिया है। अब फैसला कर लिया है कि अब अपने गांव की जमीनों पर ही अपना कारोबार करूंगा। आकाश साहब उस वक्त बहुत गुस्सा नजर आ रहे थे। अलका को घूरते सब कुछ बोल रहे थे। अलका की रंगत पीली पड़ गई थी। हम गांव नहीं जाएंगे, अच्छी भली जिंदगी यहाँ बीत रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ से वहाँ एडजस्ट होना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। मैं अपनी और बच्चों की जिंदगी बिगाड़ना नहीं चाहती। वह बहुत ज्यादा गुस्से से बोली। शक्ति और सुषमा का रिश्ता पहले ही उन्हें अटैक कर रहा था, ऊपर से गांव जाकर रहने वाली बात अलका देवी के सीने पर जैसे सांप लौट रहा था। तुम चाहो तो यहाँ अपने मायके में जाकर रह सकती हो,
मैं और मेरे बच्चे कल से उसी गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। वे बहुत गुस्से से कहते हुए कंबल ओढ़कर लेट गए थे। अलका देवी धम से सोफे पर गिर गई थी। आंखों से आंसू बहते होंठों पर गिरने लगे थे। शाम का अंधेरा फैलते ही आकाश साहब अपने गांव के लिए तैयारी करने लगे। यहाँ शहर में उन्होंने सरकारी फ्लैट लिया हुआ था जो 3 बेडरूम था। जब वो अपने जॉब से रिजाइन कर चुके थे तो उन्हें वह फ्लैट भी तो खाली करना था। अगली रात होते ही वह अपने गांव के घर के सामने थे। चौकीदार ने जड़ से उन्हें प्रणाम किया था। दरवाजा खोला। गांव के लोग उन्हें देखते बहुत खुश हुए। दरवाजे पर गांव के कुछ लोग जमा हुए थे, उनका स्वागत करने आए थे। वहां पर सिवाय सुषमा के बाकी सब खुश थे। अलका देवी का गांव आकर गुस्से से पारा हाई हो गया था। इधर जिस कमरे में सुषमा सो रही थी वहां एक नौकरानी आकर उसे जगाने लगी। मैडम जी उठ जाइए, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं। एक नौकरानी वहां आती उसे जगाती हुई बोली। वह हड़बड़ाकर उठती, कमरे से बाहर आती, सीधा ड्राइंग रूम में आ गई जहां सब मेहमान बैठे थे। सबसे मिलने के बाद वह एक तरफ जाकर बैठ गई। आकाश साहब, शक्ति नहीं आया तुम लोगों के साथ? आंटी ने उसके दिल की बात कर दी। उसकी चुप्पी जिस निगाहों को ढूंढ रही थी वह शायद नहीं आया था। इस वक्त जॉब पर है, रात को ही आएगा। आकाश साहब का जवाब सुनकर वह धीरे से उठती किचन में चली आई जहां मेहमानों के लिए अलग अलग पकवान तैयार किए गए थे। वह थाली में रखते हुए बाहर की तरफ आ गई। अपनी सोचों में गुम वह अंदर आती मेहमानों को चाय देने लगी। सब खुश होकर बातों में बिजी हो गए थे सिवाय अलका देवी के जो मुंह सड़ाकर बैठी हुई थी। सुषमा को देखकर उनका खून खौल रहा था जिसे वह खूबी समझ रही थी। उनकी नजरों से बचने के लिए वे वहां से उठकर वापस किचन में चली आई थी। रात के खाने की तैयारी करते हुए बाहर देखा। आसमान पर अब काले बादल छा रहे थे। किचन में जल्दी जल्दी सलाद बनाकर अब वो खाने के लिए टेबल सेट करने लगी थी। तभी उसे गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। उसका दिल पल में जोरों से धड़क रहा था। वह जरूर शक्ति था जो आया था। काम करने के साथ साथ उसकी निगाहें बार बार बाहर के दरवाजे की तरफ उठ रही थी और उस वक्त दरवाजा खुला। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। आंटी भी आवाज सुनती आंगन में चली आई थी। अंदर आने वाले आदमी का बड़ी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। सुषमा तो उसे देखकर अपनी जगह से जम सी गई थी। वह नजरों की ताक खुद पर महसूस करता। शक्ति आंटी से मिलते जैसे पलटा। उसकी नजर सुषमा से चार हुई। सुषमा ने गड़बड़ाकर जल्दी से नजरों को घुमाते अपने काम में लगी। उस वक्त वह अफसर के फुल वर्दी में था। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार लग रही थी, उसे सबसे अलग बना रही थी। तभी सब खाने के लिए वह आने लगे। शक्ति सबसे मिलकर चेंज करने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बारी बारी सबको खाना परोसने लगी। जब कुछ ही देर में शक्ति भी हल्का फुल्का सा आरामदेह कपड़ा पहने वहां चला आया था और सीधा अपनी माँ के बराबर वाली खाली सीट पर जाकर बैठा तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई थी। उससे पहले कि वह आगे बढ़कर उसे भी खाना परोसती जब अलका देवी की आवाज गूंजी, सुषमा मुझे पानी पिलाओ जरा। वो बुरी शक्ल बनाती हुई बोली। उसने अलका देवी को पानी दिया जबकि आंटी जल्दी से उठती शक्ति को खाना देने लगी थी। अलका देवी की यह हरकत जानबूझकर की गई थी ताकि वह शक्ति के पास ना हो सके। उनकी ये हरकत वहां बैठे सब लोगों ने अच्छे से नोट किया था। रात के करीब अब 1 बज रहे थे। सारे घर की बत्तियां गुल थी सिवाय एक बल्ब के जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह अंधेरे में नींद में आंखें लिए सुस्त हो रही थी। उसे प्यास लगी थी जब बेकाबू होकर एक कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए उसके कदम वहीं रुक गए। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन पास आकर कान लगाया, सुनने की कोशिश की। सब समझ में आ गया। दरवाजे के उस पार कौन है? वह जाहिल गंवार लड़की तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। शक्ति मेरे बेटे, उसे कभी तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए उसे डिवोर्स देनी होगी तुम्हें और हर हाल में ईसा से शादी करनी होगी। उस लड़की में सिवाय खूबसूरती के और कुछ नहीं। तुम कैसे एक गंवार लड़की के साथ रहोगे इस गांव में? अलका देवी के गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुषमा हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उससे नफरत करती थी और वह शक्ति और उसके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उन्हें प्यार के मंजिल तक जाता नहीं देख सकती थी। इससे पहले कि वह लड़खड़ाते कदमों से वापस पड़ती तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। तेजी से बाहर निकलने वाला शक्ति उससे टकरा गया। इससे पहले कि वह गिरती शक्ति ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ से जा रही थी। अपनी भीगी आंखों को दुख से साफ करती उसके सामने से निकलकर जाने लगी। पल में शक्ति के दिल को जैसे कुछ हुआ था। कुछ लाइट ही जला लेती, अगर अंधेरे में गिर जाती तो। शक्ति के शब्दों में पता नहीं क्यों उसे नरमी का एहसास हुआ। शायद उसको गलतफहमी हुई थी। अंदर लगी चोट भर जाती है शक्ति साहब, आत्मा पर लगे जख्म नहीं भरते।
मैं इतने ही नफरत के लायक नहीं और ना मैं इतनी बुरी हूँ। आपने क्यों मुझसे शादी की? आप तो मर्द थे ना, मना करने का हिम्मत रख सकते थे। फिर मुझ जैसी जाहिल लड़की को क्यों अपनी जिंदगी में शामिल कर बैठे? शक्ति ने उसकी आंखों में आंसू ढलकते देखा। एक एक शब्द बोल गई थी, वहां पर ठहरी नहीं। शक्ति के सर पर तो जैसे उस वक्त आसमान आकर गिरा था। वह उसके बढ़ते कदमों को रोक लेना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह उसे इतने नफरत करने के बावजूद उसकी पहली नज़र का शिकार हो बैठा है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जाहिल है या गंवार। उसे सिर्फ ये पता है कि वह पहली नज़र में जिससे मोहब्बत कर बैठा है वह उसकी अब धर्म पत्नी बन चुकी है, जो उसे बहुत गलत फहमियाँ पाल कर बैठी है। उसे अपनी माँ की नफरत की वजह से वह कभी मेरा हो ही नहीं सकता। सुषमा कमरे में आती फूट फूट कर रो रही थी। ये कैसा मजाक था जो उसकी जिंदगी ने उस मासूम जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर दिया था, जो उसका पति बना दिया गया था। वह तो उसे बिना जाने समझे उससे नफरत कर रहा था। उसके सामने रिश्तों की इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। वह उसे अब सच में यकीन हो गया था कि वह अलका देवी का बेटा है, जिसने सारी जिंदगी उन सबसे नफरत की। तो फिर वह कैसे उसे स्वीकार करेगा? सुषमा ने गुस्से से आंसू साफ करते एक फैसला कर लिया। वह अब सारी जिंदगी उसके सामने झुकेगी नहीं, इसलिए ठीक यही होगा सभी बड़ों के बीच बात करके इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि वह ईसा नाम की लड़की के साथ अपना रिश्ता आगे जोड़ सके। सुबह का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। फ्रेश होकर बालकनी में आता बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने में बिजी था, जब उसकी नज़र सामने फूलों के बगीचे में उदास बैठी सुषमा पर जा ठहरी थी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। अपना दिल थाम कर सुनिएगा। क्या सुषमा को शक्ति दिल से अपना पाएगा? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।